हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत अब हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों खत्म कर लिया है। आइए शुरू करते हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हमको देखना है कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए संसाधन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो। जब हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में क्लास 6-7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है कि वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। लेकिन अब जब हम ऊपर के क्लासेस में आते हैं, 9th-10th में आते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे उसको। तो इसमें क्या चीज़ें जुड़ गई है कि जिनको बनाने के लिए, उन संसाधनों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो। ठीक है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब इसको समझिए कि आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या होता है। जैसे कि किसी संसाधन को बनाने के लिए आपको कितने ज्यादा रुपयों की लागत है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम कोई संसाधन बना रहे हैं जिससे हमारे, मान लेते हैं कि 100 रुपये का काम आसान हो जाएगा और उसको बनाने में ही अगर हमें 500 रुपये लग गए, तो फिर वो संसाधन हमारे लिए आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। इसका एग्जाम्पल है कि जो हिमालयी क्षेत्र है उसके नीचे खनिज संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने में ही इतना ज्यादा आर्थिक लागत है कि उनको अभी हम लोग निकालने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रौद्योगिकी हमारे पास है, खनिजों को निकालने की प्रौद्योगिकी है, लेकिन वहाँ की दुर्गम जो ज्योग्राफी है, वहाँ का भौगोलिक परिवेश जो है वो दुर्गम होने के कारण वहां से हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। तो आर्थिक रूप से संभाव्य भी होना चाहिए अगर कोई संसाधन हम बना रहे हैं। और दूसरी चीज है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से मानने का मतलब हम जो भी संसाधन बना रहे हैं वो समाज में एक्सेप्टेबल हो, ऐसा नहीं हो कि उसका कोई दुरुपयोग हो रहा हो। इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में स्विट्जरलैंड में एक ऐसा बॉक्स बनाया गया जिसको हम लोग सुसाइड पॉड कहते हैं। उसका काम था कि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को चुन सकते थे। सुसाइड पॉड के अंदर, सुसाइड पॉड का ऐसा था कि सुसाइड पॉड एक ऐसा बक्सा है, इसके अंदर व्यक्ति आकर के लेट जाएगा और इसका टेक्नोलॉजी ऐसा था कि इसमें नाइट्रोजन गैस N2 रिलीज किया जाएगा। और नाइट्रोजन गैस जो है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो धीरे धीरे इस बॉक्स में ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाएगी और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ते जाएगी। लोग बेहोश हो जाएंगे और फिर अंत में उनको एक सुखद, उनको पता नहीं चलेगा कि वो मर रहे हैं और एक शांति वाली मौत चुनते हैं। तो ये एक संसाधन तो है, लेकिन क्या ये सांस्कृतिक रूप से मान्य है? ये किसी भी समाज में सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी जान किसी बॉक्स में लेट करके दे दे। तो हमको इस चीज को भी देखना है कि वो चीज हमारे समाज में मान्यता प्राप्त चीजें है या नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जब भी एग्जाम में लिखना हो तो आप इस पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस सीरीज को बनाने का एक तात्पर्य मेरा ये भी है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो इस वीडियोस को देखने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इसके बाद एक प्रसिद्ध भूगोल वेता थे जिन्होंने कहा, जिमरमैन नाम है उनका, इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि संसाधन तो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, इसका हम जितना और जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि संसाधन कोई प्राकृतिक उपहार नहीं है जिसको आप जैसी इच्छा हो वैसे करके उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, यह जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बनते या बनाए जाते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संसाधन के लिए एक ऐसा ट्रायंगल सा फोटो दिया हुआ है बुक में। इसका क्या मतलब है? इसमें कहा जाता है कि मानव जो है वो हर चीज के सेंटर में है। कोई भी संसाधन बनाने के लिए मानव केंद्र में है। मानव क्या करता है कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को, प्रकृति से कोई वस्तु प्राप्त हुआ उसको प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस संसाधन की विकास को, संसाधन के विकास दर को बढ़ाने के लिए एक संस्था का निर्माण भी मानव करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोयला निकालना है तो प्रकृति से कोयला प्राप्त करेंगे, टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, कोयले को उपयोग लायक बनाएंगे। जो जमीन से निकलता है वो डायरेक्ट इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, उसको हमको बनाना पड़ता है। तो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उसको हम उपयोग के लायक बनाते हैं और इन कामों को करने के लिए एक संस्था बनाते हैं। जैसे कि कोयला निकालने के लिए कोल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे होगा, तो संस्था का निर्माण भी मानव करते हैं। और इस सब के केंद्र में कौन है? मानव। मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है,
तो मानव संसाधन प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संसाधन में कन्वर्ट करता है और इसके लिए वो संस्थाओं का निर्माण करता है। इस ट्रायंगल का यही मतलब है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया गया है, आप इसको ध्यान रखिए। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब ये कैसे बने हैं, एक है जैव, एक है अजैव। जैव का मतलब हो गया वैसे संसाधन जिसके अंदर सजीव वस्तुओं की मात्रा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो वो जैव संसाधन हो जाएंगे। और अजैव हो गए जिसके अंदर निर्जीव चीजों का आपको समावेश देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है समाप्यता या उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, इसके 2 टाइप है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइप है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। 4 टाइप में बांटा गया है। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार एवं संचित को संसाधन। इन सब के बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों ने संसाधन के प्रकार देखे थे उनके बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए उत्पत्ति के आधार पर 2 था, जैव और अजैव। तो जैव संसाधन से तात्पर्य यह है कि वैसे संसाधन जिसमें जीवित वस्तुओं की मात्रा देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि वन, वन्यजीव, मनुष्य। ठीक है, तो इस प्रकार के पशु, जो ये जितने सारे संसाधन है जिसके जो सजीव है उनको हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और जितने भी संसाधन जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं की मात्रा देखने के लिए मिलती है, जैसे कि धातु, इसमें कोई जीवन नहीं होता है। खनिज, जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल वगैरह है वो किस में आ जाएगा, अजैव में आ जाएगा। तो पेट्रोल, खनिज जितना भी है, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें क्या आएंगी, अजैव वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टाइप है उपयोगिता या समाप्यता के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 टाइप का है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब हो गया कि जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय हो गया जो दोबारा हम जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नवीकरणीय के अंदर देखिए क्या आता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप डेली प्राप्त कर सकते हैं, जब जब धूप निकलेगी सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा आप हमेशा प्राप्त कर सकते हैं इसको। जल विद्युत, वन एवं वन्य जीव, देखिए ये भी नवीकरणीय में ही है। वन एवं वन्य जीव भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन के अंदर ये सारी चीजें आती है। अब अनवीकरणीय की बात की जाए तो धातु, जीवाश्म ईंधन, इसी के अंदर कोयला, पेट्रोल जितना भी है वो सब आ जाता है। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने देखा था 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के अंदर बाग बगीचा, जैसे आम का बगीचा होता है। भूखंड यानी कि आपका जो कोई प्लॉट है, आपका घर है, निजी तालाब, निजी कुआं, जो भी निजी प्रॉपर्टी है वो सब किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत में। सामुदायिक में आप देखेंगे तो एक चारागाह, देखिए चारागाह होता है कई जगह पे जो सबके लिए, किसी गांव में आप देखेंगे चारागाह होता है जो सबके लिए अवेलेबल रहता है। पंचायत भवन, यहाँ पे हर कोई जा सकते हैं। शमशान, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, यार ये सारी चीजें सामुदायिक संसाधन के अंदर आती है। और राष्ट्रीय के अंदर देखिए, राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, तो अगर लीगली देखा जाए, कानूनन अगर देखा जाए तो देश के अंदर जो भी संसाधन है वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। एक देश के अंदर जितने भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। ठीक है, और देश के अंदर तो जो है वो है ही, प्लस समुद्र में भी कुछ दूर तक हमारा अधिकार क्षेत्र होता है। तो आइए उसको देखते हैं क्या होता है। जब भी समुद्र के अंदर बात करेंगे तो उसका मापने का तरीका थोड़ा अलग है। 1 समुद्री मील हमारे 1.852 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि 1852 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रादेशिक समुद्र, जैसे कोई अगर भारत है मान लेते हैं, तो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से अगर 12 समुद्री मील तक जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्र। ठीक है, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्र। इसके आगे अगर आप और 12 यानी कि 24 किलोमीटर जाते हैं तो 24 किलोमीटर वाले को कहते हैं सन्निहित क्षेत्र। देखिए 24 समुद्री मील अगर पहुंच गए हैं तो सन्निहित क्षेत्र। इसके बाद इससे आगे अगर जाते हैं 200 समुद्री मील तक जाते हैं तो उसको कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील। ठीक है, और इसके आगे का जो समुद्र है उसको कहते हैं उच्च समुद्र, जो 200 समुद्री मील से बाहर की चीज है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ नियम होता है, जैसे कि 200 समुद्री मील तक आप उसमें से खनिज वगैरह निकाल सकते हैं, उसमें कौन आएगा जाएगा उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये उच्च समुद्र है 200 समुद्री मील से बाहर,
जो ये उच्च समुद्र है 200 समुद्री मील से बाहर, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है। उनके परमिशन से ही कोई देश यहाँ पर जाकर के कुछ रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के संसाधन पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ रिसर्च पर्पज से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के परमिशन से जा सकते हैं। तो ये समुद्र के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। समुद्र के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय अधिकार कहाँ तक है उसको देखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टाइप है विकास के स्तर के आधार पर। हमने इसके अंदर भी 4 देखा था, संभावी, विकसित, भंडार और संचित को संसाधन। अब एक एक करके समझते हैं क्या है। संभावी का मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के भौगोलिक परिदृश्य ऐसे हैं कि अभी हम उसको यूज करने में सक्षम नहीं है। जैसे कि हिमालय के नीचे खनिज पाया जा सकता है, खनिज मिलेगा, लेकिन हिमालय को तोड़ करके फिर अंदर से खनिज निकालना थोड़ा ज़्यादा दुर्गम है। इस कारण से हम क्या करते हैं, उसको अभी निकालने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको संभावी संसाधन कहेंगे। वैसे संसाधन जिनका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उसके दुर्गम होने के कारण हम उसको नहीं निकाल रहे हैं। इसके बाद एक है विकसित संसाधन। ये वैसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण हो गया है, उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता हमें प्राप्त हो गई है, अब बस हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए विकसित संसाधन। अब होता है एक भंडार संसाधन। देखिए भंडार संसाधन किसको कहेंगे, ये वैसे संसाधन है जिनके लिए अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है। जैसे कि पानी, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अगर इन दोनों को ब्रेक किया जाए, इनको अलग किया जाए, तो इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन हमारे पास अभी तक, या ऑक्सीजन प्राप्त होगा यहाँ से, तो अभी तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि पानी को तोड़ करके वहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिया जाए या उसमें से ऊर्जा निकाल लिया जाए। तो ये एक, इसको हम एक तरह से भंडार संसाधन के तौर पर देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और अंतिम है संचित कोश संसाधन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वैसे संसाधन जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी दूसरे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको क्या है, कोयला है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक जल विद्युत करके मान लीजिए कि ऊर्जा का संसाधन है, तो जल विद्युत का भी हम उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास संसाधन को इस्तेमाल करने की काबिलियत है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शन हमारे पास है। जब वो ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो अब फिर हम इधर संचित कोश की तरफ बढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। संसाधन का एक वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया गया है, प्राकृतिक और मानवीय। 2 टाइप का, प्राकृतिक के अंदर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और मानवीय के अंदर संरचना एवं संस्था, मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था नवीकरणीय में 2, एक सतत प्रवाह और एक जैव। जैव मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है, ठीक है, इनको मिलाकर के जैव, जो कि नवीकरणीय दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और एक है सतत या प्रवाह, जैसे कि पवन या जल। इस प्रकार की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये भी सतत या प्रवाह है, इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय के अंदर 2 टाइप है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय मतलब जिसका हम बार बार इस्तेमाल, जैसे कि अगर लोहा हमें प्राप्त हो जाता है जमीन के नीचे से, धरती के नीचे से, तो उस धातु का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इस धातु का एक कुर्सी बनाया गया, ठीक है, कल को अगर इच्छा हो कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए तो उसको फिर पिघला करके कोई और आकार दे सकते हैं। इसलिए इसको पुनः चक्रीय कहा जाता है कि एक बार प्राप्त होने के बाद हम इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अचक्रीय है जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय मतलब कि बस उसको एक बार ही, 1 टाइम आप यूज कर सकते हैं, ये OTP की तरह है। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल एक बार निकल गया, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म हो जाती है, अचक्रीय, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब क्या, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो हमको संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, यहाँ पर खनिज एवं कोयले की बहुलता है। बिहार में चूना पत्थर एवं पायराइट की बहुलता देखी जाती है। और लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत का धनी है लद्दाख, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है। और अरुणाचल प्रदेश में पानी की मात्रा, जो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के जल की मात्रा ज़्यादा है, जल ऊर्जा वहाँ पर हम बना सकते हैं। और राजस्थान में पवन ऊर्जा। तो आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार से इन संसाधनों का उपयोग करें कि हमारे सभी राज्य एक साथ मिलकर के विकास करें, ठीक है, और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संसाधन नियोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है।
तो हमने अभी पहले पिछले स्लाइड में देखा है कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं इसको देखिए। संसाधन नियोजन के निम्नलिखित सोपान है, सोपान मतलब स्टेप्स है। ठीक है, तो क्या क्या किया जाना चाहिए। देखिए, देश के संसाधन की पहचान के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन हमें मौजूद मिलेगा, कौन सा संसाधन हमें प्राप्त होगा किस क्षेत्र से। इसके बाद उसका मानचित्र तैयार करना चाहिए और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अवलोकन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद संसाधन के विकास के लिए, अब मान लीजिए कि आपने संसाधन को पहचान कर लिया कि कहाँ पर कौन सा है, उसका मानचित्र बना लिया, उसकी मात्रा कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, ये सब प्राप्त कर लिए। इसके बाद आपको उस संसाधन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, कौशल यानी कि व्यक्तियों के अंदर वो प्रतिभा और संस्थाओं का निर्माण करना होगा ताकि आप उस संसाधन का विकास कर पाए। ठीक है, और आखिरी बात है राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना में समन्वय बनाना। इस लाइन का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं करें कि किसी संसाधन को बनाने के लिए आप अपना पूरा एफर्ट लगा दें, पूरा पैसा लगा दें और इससे आपकी राष्ट्रीय विकास ही रुक जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास भी चलते रहना चाहिए, साथ में आपको संसाधन विकास का भी योजना बनाना पड़ेगा, दोनों में तालमेल होना चाहिए। अब ये नहीं कि राष्ट्रीय विकास किसी और दिशा में काम कर रहे हैं और यहाँ पर संसाधन के विकास के लिए किसी और दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के अंदर एक तालमेल होना चाहिए, इस लाइन का यही मतलब है। इस अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो संसाधन का नियोजन हो गया, किस प्रकार से होना चाहिए उनको हमने देखा, अब इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि कौन कौन से आंदोलन अभी तक हुए हैं संसाधनों को बचाने के लिए। तो एक नर्मदा बचाओ अभियान था। ठीक है, नर्मदा नदी है, ये आपका मध्य भारत में पाया जाता है, ये नदी मध्य प्रदेश से खास करके बहती है। तो नर्मदा बचाओ अभियान, ये मेधा पाटेकर नाम की महिला है जिन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। इसके बाद एक चिपको आंदोलन था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन में क्या था, जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब पेड़ में चिपक जाते थे कि इस पेड़ को काटने से पहले मुझे काटिए। तो ये एक चिपको आंदोलन था पेड़ों को बचाने के लिए, तो संसाधनों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। इसके आंदोलनकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने स्टार्ट किया था। और वर्षा जल संचय अभियान, अभी आप देखते हैं गर्मी के समय में कई शहरों में जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज से निपटने के लिए वर्षा जल संचय अभियान चलाया गया संदीप पांडे के द्वारा। तो आप इन तीनों नेता का नाम रखेंगे, आंदोलनकर्ता का नाम याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस में क्या करते हैं हम लोग, शपथ लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे और नए पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया जाता है। आप भी 5 जून को याद रखेंगे, 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। ठीक है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है रॉबर्ट्स इकोनॉमी। कहा जाता है कि मानव और तकनीक ये जो है संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, शोषणात्मक दोहन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी शोषणात्मक दोहन प्रणाली को क्या कह रहे हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, रॉबर्ट्स इकोनॉमी। यानी कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में संसाधनों को लूट रहे हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लोगों को दिक्कतें पैदा कर सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे पहले इस चीज की चर्चा किसने की, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, इस चीज का सबसे पहले किसने जिक्र किया, 1968 में क्लब ऑफ रोम। ठीक है, इन्होंने कहा कि संसाधन का संरक्षण होना चाहिए, क्लब ऑफ रोम ने की। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी चीजें हुई है, आइए देखते हैं कैसे है। 1974 में एक बुक निकलता है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके राइटर है सुमाकर। बुक में कहीं पर सुमेसर कहीं पर सुमशेर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे इसको, सुमाकर। ठीक है, और इस बुक के अंदर गांधी जी के विचारों को दर्शाया गया है। अब देखिए गांधी जी का क्या विचार था इन संसाधनों के विकास के क्रम में। उनका मानना था कि हमें प्रौद्योगिकी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें मशीनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और स्वदेशी तरीके लोग अपनाएंगे काम करने के लिए, जो कि कालांतर में अगर देखा जाए तो एक घातक सोच साबित हो सकता था। लेकिन गांधी जी के ये विचार थे, मशीनों को उतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते थे। इसके बाद अगला आता है 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की गई है। अब देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास का मतलब हो गया कि हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि हम उसको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर रखें। इस प्रकार के संसाधन के विकास को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो इसका एक डेफिनेशन आप लिख लेंगे,
सतत पोषणीय विकास वैसा विकास जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं और फिर संसाधन का विकास करते हैं, उसे हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है, यही रिपोर्ट बाद में चल करके हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट को ही एक बुक के तौर पर निकाला गया और सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की संकल्पना ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट के अंदर ही दी गई थी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 3 बार पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है, सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है। ठीक है, ये राजधानी नहीं है, ये एक शहर है। तो ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक है, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को पारित किया जाता है। और इस एजेंडा 21 का क्या मतलब है? एजेंडा 21 का मतलब है कि एक 21 पॉइंट्स ऐसे दिए गए जिसको सभी देशों को फॉलो करना है, उसको लागू करना है ताकि सतत पोषणीय विकास जो है हमारा अचीव हो पाए। ठीक है, तो 21 पॉइंट्स है, 21 बिंदु है, इसलिए इसका नाम है एजेंडा 21। और इसी सम्मेलन में जो इस सतत पोषणीय विकास के लिए जो खर्च आने वाला था, उस खर्च को वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया। ठीक है, तो इसमें जो धन लगने वाला था इस एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए जो धन लगने वाला था उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था? विश्व पर्यावरण कोष। ठीक है, इसके बाद 1997 में सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन होता है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए किया, हमने जो सम्मेलन किया वहां पे जो पॉइंट्स रखे थे उसका कहाँ तक विकास हुआ है, इसी को देखने के लिए ये वाला सम्मेलन रखा गया था। क्योंकि ये 5 साल बाद, देखिए 92 के बाद 97 में हो रहा है, इसलिए इसका एक और नाम है +5 सम्मेलन। ठीक है, तो पहला हो गया रियो डी जेनेरो ब्राजील में और दूसरा हो गया न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, और फिर 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है जोहान्सबर्ग में, ये अफ्रीका का एक जगह है। ठीक है, 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग, और इस सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठ के लोग चले गए। इसके बाद देखिए 1997 में ही क्योटो, एक जापान का जगह है क्योटो, यहाँ पर क्योटो सम्मेलन जो हुआ है, ये सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर था। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। इस सम्मेलन के अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैसेस हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 गैसेस को पहचाना गया कि ये सारे गैस हैं जिस पर हमें काबू करना है, इसको क्या करना है? कम उत्सर्जन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसका अगला जो पार्ट है वो है भूमि संसाधन के बारे में। तो इसका अगला टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, ये अगले वीडियो में आएगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग भू संसाधन को अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और इस एनसीईआरटी सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। चैनल ग्रो होने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।